हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्ते। जय माता दी। आज जो हम करने जा रहे हैं वो डे 2 है आज, है ना। फर्स्ट डे हमने कंप्लीट कर रखा है। उसकी जो रिकॉर्डेड वीडियो है यूट्यूब पे अपलोड की गई है। साथ ही साथ जो है ये सेकेंड डे है आज। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी में से कुछ टॉपिक रह गए थे अपने। उन टॉपिक को आज कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद से फिर कुछ रूल्स देखेंगे अपन। रूल्स के बाद आगे क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व करना है अपने को। तो सबके सब जो है ज्वाइन कर लो, सेशन स्टार्ट हो रखा है अपना। टेलीग्राम में क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करे हैं, इसलिए हम अभी थ्योरिकल लेके चल रहे हैं। नहीं, व्हाट्सएप पे जो है नोटिस खाली मिलेगी तुम लोग को। बाकी जहाँ तक के हो सके डाउट्स और जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो अपने को इसी में ही देखने को मिलेगा, टेलीग्राम पे। तो स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक जो है, आज की टॉपिक है साइट रिफ्रेश कर लेना एक बार। आज जो हम टॉपिक रीड करने जा रहे हैं वो है आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हिंदी में इसे कहा जाता है गुणात्मक। क्या कहते हैं हिंदी में इसे? गुणन तत्समक, ये कहा जाता है हिंदी पे। इंग्लिश में इसे कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कोशिश है सही तरीके से लिखूं मैं, है ना। तो ये हेडिंग डाल लेना, गुणन तत्समक कहेंगे इसे। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स इसको कहा जाता है। आइडेंटिटी एलिमेंट्स का मतलब ये होगा कि कोई सा नंबर है अपने पास में a, जिसका मल्टीप्लिकेशन करना है आई ई, मतलब कि आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन, है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट्स के साथ जो कि सेम नंबर मतलब आना चाहिए आंसर पे। तो हम लोग जैसे अभी फ़िलहाल करें तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो एज इट इज़ 5 ही रहेगा। इसी तरह से और कोई सा नंबर ले सकते हैं 17। 17 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है? 17 अपने पास, है ना। तो इस टाइप से जो नंबर्स रहेंगे ना, मतलब किसी भी संख्या का एक के साथ गुणा करने पे वह नंबर रिपीट होता है, उसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स, है ना। साथ ही साथ नेक्स्ट चेक करते हैं अपन, इससे कहते हैं क्या? हिंदी में इसे कहा जाता है योग तत्समक, या फिर हाँ योग तत्समक ही कहेंगे। योग तत्समक, है ना। हो सकता है मैं सही लिखा हूँ, हिंदी में मिस्टेक हो, है ना, तो अपना सुधार करके चलना, क्योंकि उसको मैं बोल के भी बता रहा हूँ, है ना। इसे कहेंगे हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ एडिशन। मतलब योग का तत्समक नियम कह सकते हैं। इसमें क्या होता है अपना, ए का मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ में? आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ एडिशन। यहाँ एम करना चाहो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ऊपर साइड पे। तो इसमें जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी नंबर, सॉरी, ऐड करना हो, मतलब योग का चिन्ह डालेंगे, तो ऐसा कोई सा नंबर एज इट एज रहना चाहिए। तो नंबर तुम वो देख सकते हो क्या, 7 का अगर मैं 0 के साथ ऐड करूँ तो 7 ही रहेगा। 5 को अगर मैं 0 के साथ ऐड करूँ तो 5 ही रहेगा। इस तरह से कुछ नंबर्स रहा करेंगे। अच्छा, यूज कहाँ पे होता है ये पूछना चाह रहे हो, तो कहीं पे जैसे कॉमन वगैरह निकालना रहा करेगा या ज़रूरत पड़ा करेगी, है ना। तो उस समय अगर खाली 5 रहा करेगा तो हम लोग ये 0 + 5 करके कहीं सॉल्व करना की ज़रूरत पड़ी तो उस समय हम लोग लिया करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल समझने के लिए हम लोग योग तत्समक नियम और गुणन तत्समक नियम, इसी तरह से 2-3 और नियम हैं, उनको भी देखते हुए चलते हैं। इसमें होता है गुणन प्रतिलोम।
इसे ऐसे पॉइंट करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। एक और होता है अपने पास में गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम में होता क्या है, प्रतिलोम जो होता है उसमें हम लोग एक नंबर होता है उसका हम लोग उल्टा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर पे 1 आता है। जैसे कि मैंने लिखा 5 और उसके साथ 1/5 का मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आएगा। इसी तरह से मैं अगर 21 लेता हूँ, 21 मल्टीप्लाई 1/21 लिखूँ तो भी आंसर मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो इस तरह से जो एलिमेंट्स रहा करेंगे, है ना, उसको हम लोग कहेंगे गुणन प्रतिलोम। इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसे कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लिख लिया रहना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट अपने पास में है विशुद्ध मान, एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। हिंदी में कहा जाता है इससे विशुद्ध मान। विशुद्ध मान कहा जाता है इसे। इसका जो इंग्लिश में है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू में सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। जैसे कोई सा नंबर है तो एज इट इज सेम नंबर रहेगा, मतलब माइनस है तो भी वो पॉजिटिव फॉर्म में सेम रहेगा। अगर क्वेश्चन देखना चाहो तो अगर मैंने -7 लिया है तो इसका एब्सोल्यूट नंबर हो जाएगा 7। अगर 7 पहले से ही है, मतलब 7 के छोड़ कोई सा और ले लेते हैं अपन, 21 है तो इसका एज इट इज 21 रहेगा। इसको कोई चेंज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है अपने पास में, जैसे मैंने लिखा 21 डिवाइडेड 7 मल्टीप्लाई -9 इनटू डिवाइडेड 3। तो पहले तो हम लोग डिवाइड वाला काम करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगी 3, यहाँ पे आंसर आ जाएगी -3। जब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर में आएगा वो 9 आएगा। इत्तेफाकन से यहाँ मैंने लिखा हूँ, यहाँ अगर क्वेश्चन अगर कंप्लीट किया जाए तो इसमें अगर तुमसे ये पूछा है ना, कि जो ये क्वेश्चन है इसका क्या करना है, विशुद्ध मान बताएं, ऐसे लिखा है ना। तो विशुद्ध मान जब पूछेगा तो ऑप्शन में अपने पास रहेगा क्या, 9 -9 8 3, इस टाइप से कुछ ऑप्शन पे रहेंगे। तो विशुद्ध मान के लिए इसको टिक लगाना गलत बात हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो विशुद्ध मान होता है, अभी कुछ देर पहले मैंने विशुद्ध मान पे बताया, अगर नेगेटिव फॉर्म में रहेगा तो वो पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगा, मतलब इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो 9 रहेगा। बस इसी तरह से कंफ्यूजन रहता है अपने को, है ना। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो ये हो गया, है ना। एक टाइप का क्वेश्चन और भी बनता है इसी से, है ना। अब वहाँ पे जो भी हम पढ़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेम तरीके से घुमा के पूछा रहता है, तो बट जानते हुए भी कई बार से हम लोग मिस कर देते हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में, अभी अपने पास में हम लोग देखें, जैसे मैंने इसके कहा कि इसका जो भी आंसर आएगा उसका क्या निकालना है, गुणन प्रतिलोम ज्ञात करना है ना। गुणन प्रतिलोम बताएं, ऐसे मैंने लिखा। ऑप्शन पे मैं तुम्हें देता हूँ 1/9 1/-9, है ना। इसके बाद से मैंने खाली 7 लिख दिया है, 21 लिखा है। गुणन प्रतिलोम होगा क्या ये बताना है, बताओ क्या चीज़ हो सकता है। ये पॉइंट ए हो रखा, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। अपने से आंसर गेस करो और बताओ। वन बाई 9 नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में है ना, और नेगेटिव का अगर उल्टा भी कर रहे हैं तो यही तो आएगा, 1/9 आएगा। ये है राइट आंसर इसका, ये नहीं रहेगा। ये दोनों तो हैच नहीं, क्योंकि सॉल्व करने से तो 9 आ रहा है ना। आगे वाले स्टेप में जैसे हम लोग जाएं तो इसका गुणन प्रतिलोम हो जाएगा अपने पास में 9, मतलब -9/-9 इस तरह से, और ये दोनों कट जाएंगे अपने पास, बचेंगे 1, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा अपने पास में 1/9,
क्लियर है इतना? इसके बाद से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट दूसरे वाले रूल्स पे। नेक्स्ट जो अपने पास में है वो है क्रम विनिमय नियम। सुने होगे ऐसा कहीं? हाँ, तो जो है वो बुक में देख लेना एक बार, है ना। हाँ, अगर नहीं भी है तो भी मतलब जानने में कोई गलत बात नहीं है ना। तो मैं तो ऐसे पॉइंट वाइज लेते हुए चल रहा हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास में क्रम विनिमय, ठीक लिखा हो ना, विनिमय विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा ये, है ना, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमय नियम के अकॉर्डिंग होता है कि मैंने a प्लस बी किया है, उसी को हम लोग b प्लस ए भी करें तो सेम आंसर आएगा। मतलब कि मैंने लिखा है क्या, 5 प्लस 7 कर दिया मैंने, है ना। इधर भी 7 प्लस 5 किया है, तो दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम कहते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट वाले पे चलते हैं अपन, उसमें बोला है साहचर्य नियम। हिंदी में लिख लेना, इससे कहते हैं हम लोग सहचर्य नियम। सहचर्य नियम जो होता है वो होता है अपना a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। बट इसमें क्या होता है कि ए बी को पहले ऐड करके बाद में सी को ऐड करें, या फिर बी सी को ऐड करने के बाद में ए से ऐड करें, तो आंसर सेम आता है। जैसे मैंने लिखा 2 3 4, सबके बीच में प्लस प्लस का साइन है। यहाँ पे मैंने लिखा 2 3 4, इसमें भी तो मैंने 3 को ऐड किया 3 4 को, 2 प्लस 7, तो आंसर कितना आएगा 9। इधर से मैंने किया क्या, 5 प्लस 4, ये भी आंसर दे रहा है 9। तो दोनों ही कंडीशन में अपने 9 ही आंसर आ रहे हैं। इस तरह से जो नियम रहता है उसको हम लोग बोलते हैं साहचर्य नियम। क्लियर है इतना? एक पीस और है जिसको हम लोग बंटन नियम के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, बंटन नियम कहते हैं उसको। बंटन नियम के अकॉर्डिंग कहा जाए तो इसको हम लोग प्रसाद नियम भी कह देते हैं अपने भाषा में, क्योंकि ये बंटता है ना। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहते हैं, इंग्लिश पहले लिख दिया है मैंने, कोई बात नहीं है। हिंदी वाले लोग हिंदी लिखते हुए चलना, है ना। बंटन नियम ऐसा कहेंगे। बंटन नियम के अकॉर्डिंग इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब बांटते हैं। जैसे मैंने लिखा a प्लस बी, है ना, मल्टीप्लाई करके मैंने किया है क्या, c प्लस डी, या फिर इसको हाँ c प्लस डी कर लेते हैं इस तरह से। तो इसमें क्या होता है कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे a का मैंने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, c के साथ, ऐसा, फिर d के साथ भी कर दिया, तो ये हो जाएगा अपने पास में AD, है ना, इस तरह से। साथ ही साथ यहाँ पे प्लस का साइन डाल के BC प्लस BD ऐसा नोट करेंगे। छोटे फॉर्म में अगर देखना चाहो तो इसको हम लोग इसको XY फॉर्म में देख लो, x प्लस m प्लस n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा xm प्लस xn। इस तरह से भी देख सकते हैं, मतलब नंबर को अगर इस तरह से दिया हुआ है तो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा है, मतलब सभी को बांटे हैं हम, है ना। यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है क्योंकि यहाँ पे x को अंदर साइड मल्टीप्लाई किए हैं। क्लियर है इतना? नंबर फॉर्म में अगर देखना चाहो तो इसको नंबर फॉर्म में ऐसा तरह से देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 3x प्लस 2, 3y प्लस 1, ऐसा कुछ। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो दोनों के साथ, तो 3 3 सा हो जाएगा 9 xy प्लस 3 1 जा 3x, है ना, मतलब गुणा ही कर रहा हूँ मैं, 3 एकम 3, है ना। फिर इसके बाद 2 का 6y, फिर 2 का इससे और इससे कर रहे हैं, है ना, तो 2
आपका 2 ही रहेगा। इस तरह से तो ये हो गया अपना सॉल्व। ये एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन, है ना। छोटे वाले फॉर्म में अगर समझना चाहें तो यहाँ पे 2 3 x प्लस 4 ऐसा कुछ मैंने लिखा है। तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ तो 3x हो जाएगा, और 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इसका। क्लियर है क्या इतना? आ रहा है इतना समझ में, है ना। आगे जो हम देखेंगे इसके बाद, यहां तक ये कोई डाउट हो तो पूछो। क्लियर तो है ना इतना? उससे पहले का और कुछ तो है नहीं, है ना। और कोई सा अगर बच जाए तो बताना, है ना। नहीं, ये तो पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो है। जितना भी है अभी जो हम देख रहे हैं ना, वो सारे के सारे पूरा मतलब नंबर के बारे में जानने की बात चल रही है यहाँ पे तो। हाँ, उसके बाद से फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे आगे साइड। तो कुछ बचे मत करके जितना है ना, तो वो बताते हुए चल रहा हूँ मैं, है ना। तो जो तुम्हें एक्स्ट्रा लगता है या कुछ कम लगता है तो बताना। एक्स्ट्रा लगता है तो फिर उसको जानने में कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद चलते हैं अपन लोग स्थानीय मान। स्थानीय मान इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? प्लेस वैल्यू कहते हैं इंग्लिश पे, है ना। और जातीय मान शायद आता होगा, आता है ना। स्थानीय मान पता है, जातीय मान नहीं पता है, कोई बात नहीं है, देख लेते हैं, है ना। प्लेस वैल्यू कहते हैं इसको, हिंदी में इसे कहा जाता है स्थानीय मान ऊपर वाले को ना, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। आईना देखते हैं ना, बस इस टाइप से इसमें भी आईना तरह ही दिखता है। जैसे मैंने 7 लिखा तो इसका जो फेस वैल्यू, अरे यार मैं नंबर लिखता हूँ पहले कुछ, है ना। एक नंबर ले लेते हैं जिसमें से हम लोग प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दोनों निकालेंगे, मतलब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों निकालेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा 3 5 4 दशमलव 2 7 6। अब निकालो इसका। इसका स्थानीय मान क्या होगा ये बताना। अगर सही रहा तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उससे मैच करना। मैंने पहले लिखा है, इसमें जो नंबर दी गई है सबका ना, पहले तो हम लोग स्थानीय मान देखते हैं फिर जातीय मान चेक करेंगे। 3 5 4 2 7 6 इस तरह से कुछ नंबर है अपने पास। अभी जातीय मान मैं नहीं नोट कर रहा हूँ, स्थानीय मान खाली बताने की कोशिश है। ये देखो 3 का जो है 300 होगा, 5 का 50 होगा, 4 का 4 ही रहेगा, 0.2 रहेगा, ये 0.07 0.06 ये कुछ इस तरह से स्थानीय मान बनते हैं डेसिमल फॉर्म के। यहाँ तक के समझ में आया? कुछ लोग 3 में 5 तो जीरो डाल दिए हैं, ये गलत हो जाएगा अपना, क्योंकि डेसिमल फॉर्म लगा हुआ है, उस चीज़ को नोटिस करते हुए चलना। इसीलिए मैं दशमलव में दिया हूँ ताकि बच्चों टाइप से क्वेश्चन ना रहे, तो थोड़ा देख लेते हैं। खैर ये बच्चे लोग में रहता भी है ना, लेकिन अभी फिलहाल हम भूल गए हैं तो वो याद आ जाएगा कम से कम, है ना। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद का अगर देखा जाए, है ना, अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते, मतलब कि भिन्न में लिखते, तो कैसे लिखते? 2/10 इसको लिखते हम लोग 60/100। इसको हम लोग लिखते, इसको मैंने रॉन्ग लिखा है, इसमें एक और जीरो आएगा, मतलब 6/1000 रहता है। अगर भिन्न फॉर्म में लिखा जाए तो एग्जाम में कभी कभी घुमाने के लिए ऐसा ही कुछ दे दिया रहता है कि अगर 2 का स्थानीय मान ज्ञात करो, ऑप्शन में रहेगा अपने पास में खाली 2, 20, 2/10, 10/20 या 2 कर दिया है। अब टिक मारना रहता है तो फटाफट 20 में मारेंगे, कभी 200 में मारेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। उससे अच्छा क्या है,
डेसिमल फॉर्म याद रखोगे तो पक्का सही वाले पे टिक करोगे, ये जो है रॉन्ग हो जाएगा अपना। क्लियर है? स्थानीय मान जातीय मान में छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं पर एग्जैक्ट टाइम में समझ में नहीं आता, ऐसे टाइप से हो जाता है, तो उसी को बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे, क्वेश्चन से बनाते रहोगे तो वो बनता रहेगा, है ना। तो ये हो गया जातीय मान। इसी का ही अगर स्थानीय मान हुआ ना, अब जातीय मान देखें इसी का, तो यहाँ पे 3 का एज इट इज 3 ही रहेगा, 5 का भी 5 रहेगा, 4 का तो 4 ही रहेगा, डेसिमल के उस साइड वाले का 2 का भी 2 रहेगा, सेम है। मतलब जो नंबर है किसी भी नंबर का, उस नंबर का अगर फेस वैल्यू पूछता है तो वो एज इट इज सेम रहेगा। आया क्या समझ में? इतना क्लियर है? ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन, है ना। जातीय मान हो गया, स्थानीय मान हो गया, और कोई सा मान है क्या? निकटतम दशमलव का मान होता है। हाँ, ये नया नया सा लग रहा है कह रहे हो, है ना। कोई बात नहीं है, नया ही तो सीखना है ना। निकटतम मान, निकटतम मान कई एग्जाम में निकटतम मान अक्सर करके पूछा गया है ना। निकटतम मान होता क्या है, तो जरूरी नहीं निकटतम मान डायरेक्ट पूछे, है ना। वो पूछेगा, 2 नंबर दे दिया रहेगा, उनके निकटतम मान का योग कितना होगा, या इनका निकटतम मान क्या हो सकता है ये बताएगा, या कुछ क्वेश्चन दे दिया रहेगा, आंसर आएगा डेसिमल फॉर्म में, उसके उसका निकटतम मान क्या होगा ऐसा दे दिया रहेगा, है ना। तो फिर क्या करेंगे, तो वो निकटतम मान का मतलब ये होता है, देखो अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा क्या, 15 रुपये 75 पैसे, तो इसको अप्रॉक्स कितना ले सकते हैं, अरे अप्रॉक्स का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा था। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग ले सकते हैं इसको 16 रुपए, है ना। उसी तरह से अगर मैंने लिखा है 35 रुपये 13 पैसे, 35 रुपये 13 पैसे, तो उसका अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कितना ले सकते हैं, 35 रुपये ही ले सकते हैं। पर एक बात ध्यान दो, इसमें 15 रुपए का मैंने 16 रुपए लिखा है और 35 रुपए का 35 रुपए ही लिखा है ना। तो नियरेस्ट जो पास की जो वैल्यू होती है ना, उसको बोलते हैं निकटतम मान, मतलब पहले वाला। आया क्या समझ में? अगर यहाँ पे, हाँ ये भी क्वेश्चन अच्छा है, अगर 10.5 दिया हुआ है तो इस कंडीशन में क्या लेंगे, तो एक आगे का ही लेना, है ना। मतलब 10 नहीं लेना है एग्जैक्टली जो है, इसको 11 कर देना। हाँ, अगर बगल में 5 से बड़ा रहा या 50 से ऊपर रहा तो उस कंडीशन में क्या करना, आगे वाला को लेना, है ना। और 5 से कम रहा तो उस कंडीशन में पीछे वाला को लेना। क्लियर है इतना? अच्छा, इसी का जो नेक्स्ट, मतलब ये तो एक लेवल का हो गया, है ना। इसी का ही लेवल 2 देख लूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा 3 दशमलव, नहीं इसको तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 43.287, है ना। अब उस कंडीशन में मैं बोलूँ कि ये फोर्थ सेकंड वैल्यू बताना है तुमको, है ना। सेकंड वैल्यू बताना है कितना होगा उसका नियरेस्ट मान, सॉरी नियरेस्ट मान, मतलब सौवां नियरेस्ट मान या 10वां नियरेस्ट मान, ऐसे कह सकते हैं अपन लोग, है ना। इंग्लिश में उसको कहेंगे नियरेस्ट 10th वैल्यू, नियरेस्ट 100 वैल्यू, इस तरह से लिखेंगे। मैंने यहाँ सेकंड लिख दिया है, वो 10th होगा। ये वाला 100 वैल्यू है, ये वाला 10th का है, और ये जो है 1000 का है ना। तो नियरेस्ट 1000 वैल्यू पूछ सकता है, मतलब पास का सौवा भाग, मतलब सौवा, ऐसे पूछ सकता है। तो क्वेश्चन पे कुछ ऐसा अगर रहा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, जैसे कि अगर 10वां पूछा है तो इसका आंसर में लिखोगे ये क्या चीज़, अभी तो ये 2 है ना, तो 2 के रिस्पेक्ट में 43 को लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 43 खाली, है ना। क्योंकि 28 टोटल लेके चलेंगे तो 28 जो है 50 से कम है, इसलिए हम लोग खाली 43 लेंगे, है ना। क्लियर है क्या इतना?
हाँ, इसमें 1 लिख लिए रहना, मतलब 2 का से एकदम पास का वैल्यू जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसके पहले वाला, ठीक पहले वाला, है ना। इसके साथ साथ अपन लोग गेस करते हैं किसका, 1 8 का। 8 जो है बड़ा है, इसलिए हम लोग 5 से बड़ा तो है ना 8, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 43.28 नहीं लिख करके यहाँ पे हम लोग कंप्लीट 0 या फिर 9 लिख सकते हैं। 0 नहीं लिख के 9 लिखना है यहाँ पे, क्योंकि 0 तो कम वाला वैल्यू हो जाएगा ना। अगर 100 वैल्यू पूछता है तो, क्लियर है क्या? अच्छा, इसको ऐसा नहीं लिख करके ऐसा मैच द कॉलम टाइप से बना दिए रहता हूँ। अगर 10th वैल्यू पूछा तो ये वाला करना, 100 पूछा तो ये वाला बना लेना, और 1000 वाला पूछा तो इस वाले को कर लिया रहना। कितना? 43 पॉइंट, हाँ मैं क्वेश्चन भी दूंगा फिर बना के चलना उसको, है ना। 43.287, 7 मतलब वो भी आगे का ही वैल्यू चलेगा, तो ये 8 हो जाएगा। अब तुम्हें जो बताना है वो मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, 58.8154, इस तरह से हो गया। तो अब इसमें बताना है, डेसिमल साइड से लेके चलते हैं ना, नियरेस्ट, इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, नोट करते हुए चल देना, है ना। नियरेस्ट 10th वैल्यू मैं खाली ऐसे लिख दे रहा हूँ, 10th मतलब ये वाला, ठीक है। इसका कितना होगा, 10th वैल्यू मतलब पास का मान कितना होगा, है ना। तो 8 है तो ये 9 हो जाएगा, मतलब 9 कहने का मतलब ये है 58.9, उधर 1 5 4 लोग रहेंगे, लेकिन इनको नहीं लिखने की ज़रूरत है। अगर वो 10th वैल्यू पूछा है, एक को बढ़ा दिए हो तो आगे को और लिखने की ज़रूरत नहीं है। 100 वैल्यू पूछता है तो निकटतम सौवा मान क्या होगा, तो हिंदी में पूछा निकटतम सौवा मान, इंग्लिश में पूछेगा नियरेस्ट 100 वैल्यू, तो उस कंडीशन में क्या करना, 5 8 बताओ। चलो अब मैं तो यहाँ रुका हूँ, इतना करके क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा बताओ। टोटल को लेके चलना ना, 81 चल रहा है तो ये 82 हो जाएगा, मतलब ये दोनों को लेके चलना, 82 81 है, बढ़ा दो उसका एक। वैसे ही सेम यहाँ पे अगर 1000 प्लेस का वैल्यू पूछते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 58.815 कितना 3, ठीक है। कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ नहीं आया, क्वेश्चन कर लेंगे इस टाइप से, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। क्वेश्चन कर लेंगे उस टाइप का, रिपीट तो नहीं, रिपीट वीडियो में चेक कर लेना, है ना, रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। जहाँ नहीं समझ में आएगा वो मेरे को क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। अब जितने भी वैल्यू थे, है ना, समथिंग समथिंग कंप्लीट हो रखे हैं, जो कुछ मान था वो भी कंप्लीट हो रखा है। आगे जो हम दूसरा टॉपिक लेके चल रहे हैं, इसमें अपने पास में अब जो चेक करेंगे हाँ ये यहीं लिखा हुआ है, ये देखो ऑनलाइन पे ही हूँ, कुछ गायब वगैरह नहीं हुआ है। हाँ सभी एग्ज़ाम के लिए हो सकता है, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे से अगर पूछा जाए तो आल एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो तो सभी के लिए कॉमन ही रहेगा, है ना। अगर कुछ किसी में जैसे कि अभी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का जो है उसमें ये सब निकट क्या बोलते हैं उसको, अरे नंबर सिस्टम का तो दिया ही नहीं है, तो ये चैप्टर ही नहीं रहेगा। बट सी जी टेट पे दिया हुआ है, सी टेट पे भी ये अवेलेबल है ना, मतलब ये सिलेबस में है। बाकी अदर एग्ज़ाम में भी हो सकता है, क्योंकि नंबर सिस्टम से ही तो स्टार्ट होता है। एसएससी में और एडवांस पे रहता है, बाइनरी नंबर भी देखना पड़ेगा, रोमन नंबर भी देखना पड़ेगा, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन नहीं किया हूँ।
एसएससी वाली जो क्लास रहेगी उसमें बता दूंगा, है ना। अभी ये दो सीजीबी आप लोगों के थ्रू जो भी निकला है ना, उसके अकॉर्डिंग के लिए ये ठीक रहेगा, है ना। आगे के लिए हम जैसे करें, है ना। आगे के लिए मैं बताऊं तो अब जैसे लिखना रहा करेगा ना, तो 1 से 100 तक 2 अंकों वाली संख्या, मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा था, है ना, कितनी हो सकती है। ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, मैंने क्वेश्चन की खाली टाइप बताई इसलिए मैंने रफली नोट किया था। या फिर पूछ सकते हैं 1 से 100 तक के, है ना, कितना इकाई में 2 आए, ऐसी कोई संख्या, है ना। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए मैं क्लोज कर रहा हूँ अभी, है ना। हाँ, तो ये जो टॉपिक है ना वो नेक्स्ट टाइम अपन लोग चेक कर लेंगे, है ना। मेरे को रिमाइंड कराना एक बार। आज थोड़ा लेट से स्टार्ट किए थे इसलिए थोड़ा जल्दी क्लोज कर लेते हैं, है ना। नहीं, थोड़ा लेट हो गया था ना यार, उधर से लेट फिर इधर भी लेट, है ना। ठीक है, तो अभी यहीं तक के रखते हैं, रिमाइंड वगैरह कर लिया रहना।